तो हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ आईटी जेएमएन सीएसआई नेट। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बेस्ड जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनसे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है, तो ये सेशन उसी बारे में है, जहां हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में फुल फोकस करने वाले हैं, है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, या ऐसे कह लो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में हेल्प करेंगे, मैं उन्हीं को डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में हम लोग कंसेप्ट भी जानेंगे और फिर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, राइट। और जहां भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वीडियो को पॉज करिएगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना, डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखना, अदरवाइज फिर बेनिफिट नहीं मिलता है क्वेश्चन का, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, आप ट्राई करो एक बार खुद से सॉल्व करने का। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये एक एमएसक्यू क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, है ना। ये जो मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, दिस इज एमएसक्यू क्वेश्चन वेयर मोर देन वन इज राइट, है ना। एक से ज्यादा आंसर करेक्ट है। स्टार्ट करो, क्या होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन या ऑप्शंस अबाउट एंट्रोपी इज और आर, है ना। एंट्रोपी के बारे में इंफॉर्मेशन कौन सी करेक्ट है, आपको ये चेक करना है। देखो आप क्या क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको। सारे ऑप्शंस अच्छे से रीड करो और फिर ट्राई करो इसको कि क्या होना चाहिए, राइट। फर्स्ट ऑप्शन आपको ये बोल रहा है कि फॉर द रिएक्शन एम सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस is giving you H2 gas plus M2 plus aqueous, है ना। If dE cell by dt is R by F, then entropy change of the reaction is R। ये कह रहे हैं ओवरऑल एंट्रोपी चेंज जो है, फिर इस अगर ऐसा केस रहेगा, अगर जो रिएक्शन दी है इस पर्टिकुलर के लिए dE cell by dt की कंडीशन दे दी कि वो R by F है, तो एंट्रोपी चेंज डेल्टा S आपके पास में R आएगा। इज इट करेक्ट कि एंट्रोपी चेंज R ही आएगा? आपको चेक करके बताना है। देखो इसमें ना ओवरऑल पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है ना। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहाँ पे गैल्वेनिक सेल भी हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी हो जाता है, कंडक्टेंस भी पोर्शन हो सकता है ना, कि वो भी आएगा। तो सब कुछ ही इन्वॉल्व करके ये आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो रखे हैं। अब आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फर्स्टली आपको डी ई सेल बाय डी टी का मीनिंग पता हो, तो मैं आपको बताती चलती हूँ। देखो साथ साथ क्या दिया है, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट को मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, आपने अपना आंसर दे दिया होगा, है ना। देखो फर्स्ट पॉइंट ये है कि एक रिएक्शन चल रही है, पहले तो वो रिएक्शन देखो कि M सॉलिड है, 2H प्लस एक्वस है, राइट। ये रिएक्शन जारी है आपके पास में M2 प्लस एक्वस, राइट, और H2 गैस यहाँ से बन रही होगी, यही दे रखा है ना। ये आपको सारी रिएक्शन दे रखी है। इसके लिए क्या बोला जा रहा है कि DE सेल बाय DT, इसका जो आंसर आ रहा है ये R बाय F है ना, दिस इज R बाय F। अगर ऐसा है, इफ इट इज ट्रू, है ना, अगर हमने आपको दे दिया कि ये ट्रू है, अगर ऐसा है, तो ये बोल रहे हैं जो एंट्रोपी चेंज है वो सिर्फ R के बराबर है। ये करेक्ट है क्या? हमें ये चेक करके बताना था, ठीक है। देखो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स जो आपको पता होंगी, है ना, वो मैं आपको बताती चलती हूँ। सबसे पहली बात कि ये M सॉलिड से M2 प्लस जा रहा है, ऑक्सीडेशन है ना। और कौन सा है? मेटल मेटल आयन वाला हाफ सेल है, ठीक है। यहाँ पे H प्लस आपके H2 में जा रहा है, ये रिडक्शन है, और ये जो है ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट है ना। इन दोनों से मिलकर एक फुल सेल बना हुआ है, डन। डी ई सेल बाय डी टी वाली जो चीज है ये R बाय F के बराबर है। एक्चुअली ये होता क्या है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, इसे हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, है ना। इसे हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, जिसके लिए हमें कुछ भी ड्राइव करने की नीड नहीं है। हमको ऑलरेडी पता है कि इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, एंड वी नो वेरी वेल टाउ से बेस्ड दो फॉर्मूलाज थे जो मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगी। फर्स्ट तो ये था एंट्रोपी वाला कि NF टाउ होता है ये, है ना, दिस इज NF टाउ, ओके। और सेकंड एक एंथैल्पी इन्वॉल्व करता है, विच इज NF T टाउ माइनस ई सेल। बट ऑल दो ये सिर्फ नॉलेज है, यहाँ पे ये फॉर्मूला पर्टिकुलरली नहीं लग रहा है, क्योंकि एंथैल्पी से बेस्ड कुछ पूछा ही नहीं है, राइट। तो हमसे सिर्फ एंट्रोपी पे बात हुई है, डन। अब मेरे को पता है कि अगर ये बोल रहे हैं इस टाउ की वैल्यू, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू R बाय F है, तो मैं लिख देती हूँ कि एंट्रोपी इज इक्वल्स टू NF, और इसकी वैल्यू कितनी है? R बाय F। F से F कैंसिल हो गया, तो मेरे को पता चला अच्छा एंट्रोपी की वैल्यू आ रही है NR। कितनी आ रही है? NR, राइट। तो एंट्रोपी मेरे पास में डेल्टा S आ रहा है NR, बट ये बोल रहे हैं सिर्फ आना चाहिए R। इट मीन्स N की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। यहाँ पे जो N होता है इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, राइट। क्या होता है ये N होता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। अगर आप ये जानते थे ना तो आप आंसर कर दोगे, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। अगर आप रिएक्शन देखो, मेटल मेटल आयन वाली और दूसरी हाइड्रोजन वाली, दोनों में ही N वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं? 2। कि M से आपके M2 प्लस में जा रहा है, राइट, और तो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है।
और आपके सॉरी H+ से आप H2 में जा रहे हो तो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। रिएक्शन लिख सकते हो ना कि M से जब आप M2+ में जाओगे तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है और H+ से आप H2 में जा रहे हो तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो टोटल n वैल्यू कितनी आ रही है? 2। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं? 2। तो मेरे पास एक्चुअली डेल्टा S nr तो आ रहा है और सही से लिखूं तो 2r आ रहा है। राइट है, समझ पा रहे हो? डेल्टा एस की वैल्यू मेरे लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2r है, जबकि वो बोल रहे हैं कि क्या r होगी क्या, तो बोलना नो, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, r नहीं होगी, एक्चुअली 2r होगी। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? इनकरेक्ट है। तो बोलना फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऐसे एमएसक्यू बढ़िया बढ़िया है ना, मस्त से बनते हैं जिनमें आप बहुत अच्छे तरीके से फंस सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट से न्यूमेरिकली आता है, कभी कभी ऐसे एमएसक्यू में भी बन सकता है जहां हम फंस सकते हैं। तो प्लीज बी केयरफुल, जो भी आप पढ़ते हो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो कि वहाँ पे n क्या है ना, वहाँ पे f क्या है, फेराडेस कांस्टेंट है, मतलब जो भी है, जो भी टर्म्स आती है उनको प्लीज थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन करने में काम में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेल रिएक्शन आपको ये दे रखी है, पूरा का पूरा सेल दे रखा है और इसमें कह रहे हैं कि दिस इज एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस। पढ़ो एक बार अच्छे से पढ़ो, आंसर दो ये करेक्ट होगा या नहीं, है ना। विल दिस स्टेटमेंट बी राइट और रॉन्ग? आपसे बोल रहे हैं ये सेल है। अच्छा, एक और सवाल है आपसे मेरा कि अगर ये सेल रिएक्शन आपको दे रखी है, क्या इस सेल को देख के आप ये बता सकते हो ये कौन सा सेल है? लाइक जैसे हम पढ़ते थे हाफ सेल होते थे, दो आधे आधे हाफ सेल होते थे, मेटल मेटल आयन होता था, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन होता था, है ना, गैस आयन होता था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल होता था। ये क्या है, ये बता सकता है? ये आप देखो तो इधर भी गैस आयन है और इधर भी सेम ही है, दैट इज गैस आयन हाफ सेल। तो अगर आप देखो तो ये तो कंसंट्रेशन सेल है ना, अगर आपने फोकस करा होगा तो आपको पता चला होगा दिस इज कंसंट्रेशन। ये सेकंड पॉइंट जो है ये आपके पास में कंसंट्रेशन सेल दे रखा है। क्या होता है कंसंट्रेशन सेल? अगर नाम आ ही गया है तो इसके थोड़ा सा कंसेप्ट पे चलते हैं। व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल? हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कंसंट्रेशन सेल वो होता है जिसमें ई सेल सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, नेचर पे नहीं। इट मींस जब आप नर्स्ट इक्वेशन इसके लिए लिखते हो, है ना, व्हेन यू राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल, कैसे लिखते हो कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591, है ना, अपॉन में n लॉग ऑफ q, ऐसे लिखते हैं। और फिर बोलते हैं क्योंकि ये कंसंट्रेशन सेल है, इट मींस इसका ई नॉट सेल तो जीरो हो जाएगा। डन, तो ये चीज जीरो हो जाती है और हम बोलते हैं कि इक्वेशन सिर्फ इतनी सी रह गई कि 0.0591 अपॉन में n लॉग ऑफ q। इट मींस मैम ई सेल डायरेक्टली q से डिपेंडेंट है ना, कंसंट्रेशन से डिपेंडेंट है, तभी इसका नाम हम लोगों ने कंसंट्रेशन सेल रख रखा है। डन, ये डायरेक्टली कंसंट्रेशन से डिपेंडेंट है। ई नॉट एक्चुअली नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड बताता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड है, उससे ये इंडिपेंडेंट हो चुका क्योंकि ई नॉट जीरो बन गया। राइट, अब बात आई भाई ई नॉट जीरो कैसे बना? क्योंकि अगर एनोड पे भी आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया, आप H2 से H+ में जा रहे हो तो वो भी जीरो है। अगर आपने ई नॉट H+ से H2 ले लिया तो वो भी जीरो है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन की ना तो ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन किसी के लिए टेंडेंसी नहीं होती, दोनों जीरो होते हैं। अगर ये दोनों जीरो हैं तो ओवरऑल ई नॉट सेल भी कैसा ही आएगा, अल्टीमेटली वो भी जीरो ही आएगा। एक तो ये बात डन हुई ना, ये तो इन्फॉर्मेशन हुई अबाउट कंसंट्रेशन सेल। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थोड़ा। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि अगर ऐसा सवाल है, अगर ऐसा सेल है तो इस सेल में ये जो सेल रिएक्शन है ये एंट्रोपी ड्रिवन है, मतलब कहीं ना कहीं एंट्रोपी बढ़ रही होगी तभी ये रिएक्शन हो रही है, फिजिबल है। चेक करते हैं कैसे। देखो मैं एक बार रिएक्शंस लिखती हूँ क्या है। एनोड की रिएक्शन देखो तो वो है H2 से H+ में जा रहा है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो मैंने बोला फर्स्टली अगर मैं एनोड समझूं, एनोड के लिए तो ऑक्सीडेशन होता है, वहां पे हम H2 से H+ में जा रहे होते हैं। हियर आई एम नॉट बैलेंसिंग रिएक्शंस, वो आप कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ ऑल्दो, बट यहाँ बैलेंसिंग सिखाना मेरा एम नहीं है। राइट, H2 गैस को अगर मैं प्रेशर बताऊं तो 1 बार है, सही है, और H+ का कंसंट्रेशन देखें तो 0.01 बार है, तो कहना इसके लिए 1 बार है और इसके लिए 0.01 मोलर है, सही है ना, 0.01 मोलर। डन। अगर मैं कैथोड की रिएक्शन देखूं तो 0.1 मोलर है और वो 1 बार है, तो ये भी लिख देते हैं। बोलना यहाँ पे अगर इधर देखा जाए कैथोड की रिएक्शंस, कैथोड की रिएक्शन लिखूं तो ये आ जाएगा कि H2 गैस आपके पास में, सॉरी H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये चला जाएगा H2 गैस में। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन 0.1 m दिया है ना और ये 1 बार दिया है, करेक्ट है क्या? 0.21 दिया है, 0.1, हाँ जी 0.1 दिया है और वो 1 बार दिया है, करेक्ट है। अब आप एक बात मुझे बता दो
एनोड पे तो ठीक है, आप H2 से इससे इसमें जा रहे हो, वेयर वैसे भी ये फिजिबल नहीं है। देखो अगर इंडिविजुअली इसको समझने के बहुत तरीके हो सकते हैं। अगर आप जैसे मेरा तरीका देख रहे हो, मैं इसको कैसे देख रही हूँ कि पहले ही अगर मैं इसको देखूं तो ये चीज एंट्रोपी ड्रिवन तो वैसे भी नहीं है। क्यों? हमको पता है एंट्रोपी कहाँ से कहाँ को बढ़ती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की ओर बढ़ती है। ये जा रहा है, गैस है H2 गैस, उससे H प्लस एक्वस की ओर जा रहा है ना। तो उस गैस छोड़ के हम लोग एक्वस में जा रहे हैं, तो ये तो नहीं है। और वैसे भी अगर देखोगे तो 1 बार से हम 0.01 मोलर की तरफ आ रहे हैं, विच इज ऑल्सो नॉट विजिबल। अगर आप ये देखते हो नेक्स्ट वाला कैथोड वाला, तो ये करेक्टली दे रखा है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन है 0.1, इससे आप जा रहे हो H2 गैस विच इज 1 बार। और एक चीज और है, एक चीज और बताऊंगी कि जब आप ओवरऑल इन दोनों को जोड़ के देखोगे ना, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखोगे, उससे भी आप देख सकते हो कि हम कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे हैं, है ना। उससे भी आप कंपेयर कर सकते हो। और ऑल्दो इसको देख के भी कह सकते हो कि ये रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन से भी कह सकते हो, और ऐसे भी कह सकते हो कि हम गैस की ओर जा रहे हैं, या ऐसे बोलो कि 0.1 m से हम लोग 1 बार की ओर जा रहे हैं, दैट इज गैशियस की तरफ जा रहे हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं ये कैसा है, एंट्रोपी ड्रिवन है ना। कैसे बोल सकते हैं कि एंट्रोपी ड्रिवन मतलब कि एंट्रोपी फेवरेबल है, ऐसे बोलो फिजिबल है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो गैशियस की तरफ जा रहे हैं, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, करेक्ट है। तो आप कह सकते हो इसको भी कि ये चीज आपसे बस एक, जिसको कहते हैं ना काइंड ऑफ बनाया गया क्वेश्चन ना, जबरदस्ती बनाया गया। ऑल दो कंसंट्रेशन सेल से अभी तक ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है ना। जो मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन कराए थे, अगर आप बैच के हैं तो आपको पता होगा, मैंने कुछ आपको कंपैरिजन वाले करवाए थे क्वेश्चंस, प्रेशर कंपैरिजन, है ना, कंसंट्रेशन कंपेयर करवा लेते हैं कि बताओ C1 पे एनोड पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या कैथोड पे, इन ऑर्डर टू गेट ई सेल नेगेटिव, या कुछ भी ऐसा कि अगर स्पॉन्टेनियस रखना है तो सेल को कंडीशन क्या होगी, ऐसे वाले जो हमने क्वेश्चन करे, या कोई न्यूमेरिकल इंक्लूडिंग कंसंट्रेशन सेल का नर्स्ट इक्वेशन, वैसा कुछ आता है। ये एक रैंडम क्वेश्चन है जो एंट्रोपी से बोला गया, तो बोलना यस ये वाला जो आपका पॉइंट है ये करेक्ट होगा कि यस इट इज एंट्रोपी ड्रिवन। तो आपको रिएक्शन दी है, ओवरऑल देखोगे तो इट इज एंट्रोपी ड्रिवन, कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। बढ़ते हैं आगे। थर्ड आपको बोला गया है कि डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। इसको देखो एक बार, ये आपका इनऑर्गेनिक का पोर्शन आ गया है ना, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ आपको दे रखा है, और इससे इससे ये बोला गया है कि एंट्रोपी इसमें इंक्रीज हो रही है। चेक कर लो कि Ni होल कॉम्प्लेक्स है उसका, है ना, हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन के साथ में 3En, और आगे जाके ये सब बन रहा है। तो En यहाँ पे क्या है, इथाइलिन डायमीन, और बोल रहे हैं कि ये एंट्रोपी इंक्रीज होगा क्या, ऑब्वियसली एंट्रोपी इंक्रीज होगा। पहली बात तो मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा हैं, इधर देखोगे मॉलिक्यूल्स कम है, उधर देखोगे 6 H2O रिलीज हो रहे हैं, उससे ही कह सकते हैं। नहीं तो वैसे भी समझ सकते हो कि H2O यहाँ पे 6 थे, वहां पे एक En बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ में बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। डन। तो एंट्रोपी को काफी तरीके से बताया जाता है। कभी कभी जब मासेस इंक्रीज होते हैं तभी भी हम बोलते हैं मास इंक्रीज हुआ, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। फेज चेंज हुआ, गैसेस की तरफ गए, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। बहुत तरीके होते हैं। तो कहना इसमें भी ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि एंट्रोपी पॉजिटिव आएगा, चेंज की इंक्रीज हो रही है। ऐसे एंट्रोपी तो वर्ड थर्मो का है ना, इलेक्ट्रो भी इन्वॉल्व हो जाता है। और MSQ बनना है तो कहीं का भी पॉइंट बन सकता है, जिसमें आपके इनऑर्गेनिक, थर्मो और इलेक्ट्रो सब मिक्स करके ये सवाल बना दिए। डन है, कर सकते हैं आप लोग ऐसा। तो बोलने सी भी सही है, बी भी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से रॉन्ग है। बढ़ते हैं आगे। एक अगला क्वेश्चन मैंने कुछ इस तरीके से ले रखा है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ एक बार, है ना। आप अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो वीडियो पॉज करके सोचना आंसर क्या आएगा। लाइव वाले बच्चे लाइव में कमेंट करेंगे भाई कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आपको सारा डेटा दे रखा है, और आपसे कह रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, है ना। एक Cl2 से Cl में जा रहा है, Cl माइनस, Cr3 प्लस से Cr में, और Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3 प्लस में, और MnO4 नेगेटिव से Mn2 प्लस में। सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और चेक करो। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 है, रिडक्शन है ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 से 0 है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे +6 से 3 है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। यहाँ +7 से +2 है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। इट मीन्स ये सब के सब रिडक्शन दे रखे हैं। डन है। अब आपको थोड़ा सा बेस आना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का बेस क्या होता है। क्लास में, बैच में तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये चीज पढ़ाई है, और वैसे भी आप लोग बाकी भी स्टूडेंट समझते ही हैं। देखो कि जैसे मान लीजिए एक रिवीजन करते हैं इस कंसेप्ट का। जैसे मान लो कि ABCD ना, E और F G और H, ऐसे करके सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसे आप बोलते हो, जहाँ पे सारे एलिमेंट्स, है ना, अरेंज होते हैं इन सीक्वेंस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। सबको हम अरेंज करते हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल के सीक्वेंस में। जहाँ पे मान लीजिए कि कहीं पे मिड में हाइड्रोजन आया, कहाँ ले, इसे मान लो कि ये हाइड्रोजन है, तो मैंने लिख दिया H+ से H2 जाने का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है।
हाइड्रोजन की कोई टेंडेंसी नहीं होती फॉर ऑक्सीडेशन, नीदर फॉर ऑक्सीडेशन नॉर फॉर रिडक्शन, कुछ ही शो नहीं करता ये। डन। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं इससे जो बॉटम वाले एलिमेंट्स आते हैं ये सारे लोग जाना चाहते हैं रिडक्शन के लिए ना, और टेबल तो बनी रिडक्शन में रही है इसलिए इन सबकी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। मान लो कि जैसे प्लस का 1.23, मान लो कि ये 2 आ रही है इसकी वैल्यू पॉजिटिव की, ये वैल्यू आ रही है प्लस की 3, ऐसे रैंडम वैल्यूज ले रही हूँ। तो ये कुछ रैंडम वैल्यूज ये लेके बता रही हूँ कि टेबल भी आपके रिडक्शन में ही बन रही है और दीज ऑल एलिमेंट्स आर शोइंग रिडक्शन, तो इनकी वैल्यूज पॉजिटिव है। डन। और अगर ऊपर वाले एलिमेंट्स देखोगे तो ये सारे एलिमेंट्स आपके ऑक्सीडेशन को फेवर करते हैं, लेकिन क्योंकि टेबल तो रिडक्शन के लिए बन रही है इन सब की वैल्यूज नेगेटिव होगी, तो हम बोलेंगे इन सब की वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव आएगी। मान लो कि कुछ 1 आ गई कि 1.05, ऐसे ले लिया कि 2 वोल्ट, माइनस का 3 और माइनस का 3.5। इट मींस हायर द नेगेटिव वैल्यू एंड इट इज टेलिंग यू नेगेटिव क्यों है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन हमेशा नेगेटिव होता है, जानते हो ना आप, ऑक्सीडेशन हमेशा नेगेटिव नहीं होता, टेबल रिडक्शन में बनी है इसलिए वो नेगेटिव है। डन। अगर टेबल ऑक्सीडेशन में बनती तो ये लोग नेगेटिव होते, है ना। अभी टेबल रिडक्शन में बनी है इसलिए ऑक्सीडेशन वाले लोग सारे नेगेटिव है। जो नेगेटिव है वो ये बता रहे हैं कि भाई हमारी टेंडेंसी रिडक्शन की नहीं थी, हमको तो जबरदस्ती रिडक्शन में बनाया गया है इसलिए हम नेगेटिव है ना। चलो, और हमको यहाँ से एक कंसेप्ट ये भी आता है कि ईओपी और आरपी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस इनके साइन जरा अपोजिट होते हैं। मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट हुआ करते हैं। डन। और एक चीज हमें और आती है कि ऊपर ऊपर जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको मिलता है बेस्ट, कौन सा, आर ए, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, हर एजेंट का नेम यही है जो दूसरों के लिए काम करे, जो खुद का ऑक्सीडेशन करे दूसरों का रिडक्शन करे, राइट। तो जो टॉप एलिमेंट है वो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरों का रिडक्शन करेगा, तो कहना ऊपर मिलेगा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और बॉटम पे हमें मिलेगा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज बेस्ट ओए। डन। चलिए जी, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे वापस। आपसे ये सारा पूछा तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, पूछा क्या है, आरए के लिए पूछा है, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए पूछा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसकी छोटी सी बात यहाँ पे लिख लेना, आप कहीं जानते भी होंगे कि अगर बेस्ट आरए की बात करनी है तो आपका खुद का ओपी की वैल्यू हाई होनी चाहिए। अगर आप बेस्ट ओए की बात करोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होनी चाहिए। ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। सिर्फ आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है तो ओपी की वैल्यू हाई होगी, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है तो उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी। डन। अब आते हैं भाई क्वेश्चन पे। आपसे क्वेश्चन में पूछा रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, इट मीन्स इसके ओपी की वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होनी चाहिए, बट दे तो रिडक्शन पोटेंशियल रहे तो अपोजिट कर लो, है ना। इनको अपोजिट करोगे तो इनका साइन बदल जाएगा। समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, कि ये सब कुछ रिडक्शन में दिया है, आप ऑक्सीडेशन में लिख लो, तो मैं इन सबको ऑक्सीडेशन में लिख रही हूँ, इन सबको मैं ऑक्सीडेशन में लिख लेती हूँ, साइन अपोजिट हो जाएगा, बस ये आ गया, ये सब लोग ऑक्सीडेशन में आ गए। अब हम क्या बोल रहे हैं, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए आपके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होनी चाहिए, और वो आपको दिख रही है कि मैम ये बोल रहा है कि मैं तो बिल्कुल भी ऑक्सीडेशन शो नहीं करना चाहता तभी मैं नेगेटिव हूँ, ये भी वही बोल रहा है, ये भी वही बोल रहा है, एक ही है जो ये बोल रहा है यस मैं ऑक्सीडेशन फेवर करना चाहता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव है। आई होप आप समझ पा रहे हो, है ना, क्योंकि अगर आप मेरे सिखाए तरीके से समझ पा रहे हो तो आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आएगी, और आपका अपना तरीका है तो शायद आपने पहले ही कर लिया होगा, आपको मेरी लैंग्वेज से रिलेट ना हो, है ना। तो ये अब बहुत डिफर करेगा कि कोई कैसे इक्वेशन सॉल्व करता है। पर्टिकुलरली मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और करवाती भी ऐसे ही हूँ कि रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपको निकालना है तो आपकी ओपी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, सारी तो रिडक्शन की वैल्यूज दी हैं तो मैंने इनको कन्वर्ट कर लिया ओपी वैल्यूज में, है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज में, और फिर देखा हाई कौन सी है, ये हाई है, फिर डन है। हाई क्यों, क्योंकि सब तो नेगेटिव थी, एक ही वैल्यू है जो ऑक्सीडेशन में प्लस का हो। इट मींस करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, क्रोमियम। कि ये जो Cr वाला ऑप्शन दे रखा है आपको कि Cr3+ से Cr वाला ऑप्शन, ये बेस्ट क्या वर्क करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट। डन। चलो, करेक्ट आना चाहिए, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपका आंसर एकदम सही होना चाहिए था, और सही है तो बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक अगला सवाल आपको ऐसा दिखेगा, अब जो अपकमिंग सवाल हैं, अब जो अपकमिंग क्वेश्चंस हैं वो काफी लेंदी दिखेंगे आपको, है ना, बोर्ड भर के क्वेश्चंस दिखेंगे, तो उनकी लैंग्वेज से मत डरना, क्वेश्चन आसान है। पढ़ो एक बार क्या दिया है, आपको बोल रहे हैं फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Mg सॉलिड से Mg2+ में जा रहा है, एक्वस है और 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि Cu2+ एक्वस है, उसकी भी 1 मोलर कंसंट्रेशन है, वो Cu सॉलिड में जा रहा है। दी स्टैंडर्ड
EMF ऑफ द सेल इज 2.70 वोल्ट, है ना। क्या बोला है कि जो आपके पास में स्टैंडर्ड आपको रिडक्शन EMF दे दिया, सॉरी स्टैंडर्ड EMF दिया, E नॉट दिया है, इट इज 2.70 वोल्ट at 300 केल्विन। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, when the concentration of Mg2 plus is changed to x मोलर, पता नहीं कितने मोलर पे चेंज कर दिया x मोलर, बोल रहे हैं सेल पोटेंशियल चेंजेस टू 2.67 वोल्ट एट 300 केल्विन। द वैल्यू ऑफ x इज, जो चेंज किया है वो चेंज किया है, x पूछ लिया। बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप समझ पाओ और सॉल्व कर पाओ खुद से तो इट विल बी अ वेरी ग्रेट थिंग। एक बार पॉज करना वीडियो और सॉल्व करना खुद से, ठीक है। लाइव वाले भी ट्राई करो इसको, मुझे बताना करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। ट्राई करिए एक बार अच्छे से, क्या होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो, एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आता। एनईटी अगर आप जैम टारगेट कर रहे हो, आपका एनईटी पोर्शन बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एनईटी स्ट्रांग है तो आप सेफर साइड पे हो, है ना। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनको ट्राई किया करो। चलो, डिफिकल्ट नहीं है ये, तो सिंपल बात ऐसे आई जितना मैं सॉल्व कर रही हूँ। अब देखो, आपको बोला कि mg से हम लोग mg से सॉलिड से mg कहाँ गए, 2+ में, राइट। mg से mg 2+ में गए हैं, विच इज एक्वस, और इसका 1 मोलर कंसंट्रेशन दे दिया। नेक्स्ट बोल रहे हैं Cu2+ एक्वस था, इसकी कंसंट्रेशन भी इनिशियली 1 मोलर है और Cu सॉलिड में जा रहा है। इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लगा लेती हूँ, तो मैंने लिखा E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन कितने का चेंज, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, 2 का चेंज, लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन Cu2+ आएगा। करेक्ट है क्या, नहीं करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो अब या तो आप डायरेक्ट लिख लो या आप हाफ सेल लिख के ऐड करो फिर पहचानो। तो आपको पता होना चाहिए ये, इसकी रिएक्शन लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन की आएगी, Mg2+ प्रोडक्ट में जाएगा, है ना। तो बोलना Mg2+ आना चाहिए ऊपर, और आप लिख के देख लेना, हाफ सेल आपको आ जाएगा। दोनों आधी आधी रिएक्शन लिख लो, ऐड कर लो, हो जाएगा। देन ऐसा कुछ दिखेगा, है ना, ये कुछ ऐसा आएगा। अब मैं आगे जा रही हूँ, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट में। अच्छा, एक और चीज है, ये भी 1 मोलर दे रखा है, ये भी 1 मोलर दे रखा है, और log 1 क्या होता है, 0। तो E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल के बराबर है डायरेक्टली, क्योंकि बाकी पोर्शन तो 0 है। और E नॉट सेल शायद क्वेश्चन में मेंशन है, देखो मेंशन है क्या, द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, मतलब E नॉट सेल इट इज 2.70 मेंशन है भाई। तो फिर E सेल आ गया कि 2.70 वोल्ट। ये तो E सेल आया है अभी, ठीक है, सही किया कि हम लोगों ने, ये E सेल आया, आप पढ़ो वापस से, ये E सेल आया। आगे बोल रहे हैं आपसे द सेल पोटेंशियल चेंजेस टू 2.67, चेंज हो गया 2.67 पे एट 300 केल्विन, है ना, एट 300 केल्विन ये चेंज हो चुका है। आप बताओ वैल्यू ऑफ x क्या होगी, सेल पोटेंशियल बदल गया। तो मेरे को अभी जो वैल्यू मिली है वो E सेल की ये मिली है। अब बोल रहे हैं कि ये चेंज हो चुका है ना, और चेंज होके क्या हो गया ये 2.67, ठीक है। आप बताओ कैसे करें इसे, बोलो भाई। आप बोल रहे हैं कि ये चेंज हो गया है, चेंज हो गया 2.67 हो गया है, अब इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए बताओ। एक बार तो नर्स्ट इक्वेशन लगा ली, और नर्स्ट इक्वेशन लगा के हमने यहाँ तक ई नॉट सेल से ई सेल निकाल लिया। तो ये मेरे पास में ई सेल पहले तो ये आ गया, है ना। अब मैं वापस से नर्स्ट इक्वेशन लगाऊं, और जब मुझे बता रखा है, देखो करते हैं सॉल्व एक बार इसको, देखो आप एक बार, चलो क्या करें फिर इसमें। तो कह रहा है ई सेल की वैल्यू 2.70 आ रही है, पहले अपने पास में क्या ये वैल्यू थी क्या, पहले अपने पास में ये वैल्यू नहीं थी ना, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल दिया था आपको, ई सेल नहीं था। नेक्स्ट पार्ट आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आपको बोल रहे हैं सेल पोटेंशियल चेंज हो गया 2.67 पे, तो वापस से मैं नर्स्ट इक्वेशन लगा लेती हूँ। तो मैं ऐसे लिखूंगी इसका सेकंड पार्ट में मेरे को ये समझ में आया कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, 2 का, लॉग ऑफ, अब क्या करना है मुझे, अब हमें ये देखना है कि भाई इनिशियली सॉरी, अब हमें ये देखना है कि इसकी कंसंट्रेशन x मोलर हो गई, राइट, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, x मोलर, और जो कॉपर 2+ था उसके लिए कुछ बोला ही नहीं, तो वो तो 1 है, डन। अब मेरे पास में ये चेंज होके कितना बोल रखा है, तो बोलना ये चेंज होके अब आपको दे रखा है 2.67, तो यहाँ लिख लो 2.67। ये इसका क्या करें, अरे तो ये पीछे ही है ना, कि ई नॉट तो अभी भी सेम ही है 2.70, स्टैंडर्ड ईएमएफ थोड़ी ना चेंज हो गया, वो तो सेम है 2.70, तो इसको लिख लेती हूँ, इट इज 2.70 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ x, और ये x हमें निकालना है, डन। तो 2.67 माइनस का 2.70 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 0.0591 अपॉन 2 लॉग x, डन है ना। ये माइनस करना कितना आता है, आ जाएगा जी कितना कितना, यहाँ रह जाएगा 610 जी, 0, ये आ गया
0 पॉइंट नेगेटिव का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 591 अपॉन में 2, तो आ गया 0.03 इंटू में 2 अपॉन में 0.0591, और ये log x इज इक्वल्स टू log x। और भी कुछ दे रखा है क्या आपको? आपको ना ln 10 दे रखा है, log में चल रही हूँ मैं, उसने ln दे रखा है ना, तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो आप चाहो तो, कि आप शुरू से ln लेके चलो तो भी आ जाएगा, तो सॉल्व कर लेना। आफ्टर सॉल्विंग देखो एक काम बहुत आसान था इसमें, वो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन देखो, एक काम बहुत आसान था अगर आप इसको ln में लेके चलते ना, क्योंकि क्वेश्चन ने हिंट दिया है कि ln 10 तो 2.30 है। देन अगर आप इसको ln में लेके चलते, दैट इज यहाँ से ही आप ऐसे लिख लेते। देखो अपने पास नर्स्ट इक्वेशन ऐसे भी तो लिखी जा सकती है। नर्स्ट इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल ना, माइनस का आर टी अपॉन एन एफ ln q, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अपन log लिखते हैं, log क्यों लिखते हैं कि यहाँ पे अपन लिखते हैं आर टी इंटू 2.303 अपॉन में एन एफ, और फिर लिखते हैं log q ना, इसके बाद लिखते हैं log q, ऐसे लिखते हैं अपन। फिर कहते हैं 2.303 और ये सारा वाला पार्ट मिला के 0.0591 है, ये तो अपन करते हैं। तो अपन ये पार्ट ना करके सिर्फ ln में रखते तो एक बहुत काम आसान होता। क्यों आसान होता? क्योंकि क्वेश्चन ने ना ln 10 दे दिया, तो आप अल्टीमेटली जब सॉल्व करोगे ना यहाँ पे और आप ln में चल रहे होंगे, तो यहाँ की वैल्यू पता क्या आ रही होगी? ये कुछ आ रहा होगा 2.3, राइट। और जब आप गिवन देखोगे, इसलिए कहते हैं गिवन को देख के चलना चाहिए भाई। जब भी आप देखते हैं अच्छा 2.3 और ln x ऐसे लिखा मिल जाए कि ln x इक्वल्स टू 2.3, तो देख के बता नहीं सकते क्या कि x 10 है? खत्म आंसर। इट मीन्स अगर आप ln में लेके चलते तो ये बहुत क्वाइट इजी होता और डायरेक्टली आप बोल पाते कि x की वैल्यू 10 आ रही है। ऑल्दो इससे भी वही आएगी है ना, आंसर बदल थोड़ी ना जाएगा भाई, तो इससे भी वही आएगी, आना इससे भी वही है। तो आप लॉग में भी लेके चलोगे तो भी वही आएगा, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10। कर लेंगे हम लोग, तो इसको आप सॉल्व करके देख लेना कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 10। अब वैसे अगर इसको आप सॉल्व करते हो, जैसे अगर आप इसको, मैं अभी कैलकुलेशन वैसे कोई डिफिकल्ट तो नहीं है, इसको आप आराम से कर लोगे। 2.70 इंटू में आपने 2 किया तो ऑलमोस्ट 0.0 कितना आ गया, 0.06 आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। और 59 को क्या बोल सकते हो आप लोग? 59 क्या होता है? 6 ही तो होता है, तो अल्टीमेटली कट के 1 है, समझ पा रहे हो? और log 10 1 होता है। देन ऐसे भी हो जाएगा कि x तो 10 है, देन है ना, आराम से दोनों तरीके से हो सकता है। समझ गए होंगे आई होप मेरी बात, डन है, क्लियर है सभी को? दोनों तरीके से सेम ही है, ln लेके चलो तो भी आसान है, नहीं तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप इसको वैसे लिखोगे 0.06, ऐसे होगा ये। अप्रोक्सीमेटली दोनों को सेम ही मान लो ना, वही तो बात है, ये कट जाएंगे, कट के 1 होगा, और जब 1 होगा तो x क्या होगा? 10, log 10 1 होता है, x की वैल्यू कितनी आई? 10, खत्म है, कर लोगे? चलो बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन इसका कोई खास सेंस नहीं था, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए भी कह सकते हैं। और यहाँ से ई नॉट वैल्यू ये की यही है, ये बदली नहीं, अगली बार भी नेक्स्ट टाइम में चेंज ही नहीं हुई, है ना? तो इसको आप देखना, वापस से ट्राई करना, नहीं समझ में आया तो वापस से सुनना, हो जाएगा क्लियर। चलिए आगे, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कुछ इस तरीके से, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार देखो, एब्जॉर्ब करो, पढ़ो और फिर ही सोल्यूशन देखना। देखो देखो क्या है, आपसे बोल रहे हैं conductance of 0.0015 molar aqueous solution of a weak monobasic acid was determined by using conductivity cell consisting of platinized platinum electrode। मतलब सीधी बात है कि आपके पास कंडक्टेंस एक 0.0015 मोलर सोल्यूशन था वीक मोनोबेसिक एसिड का, मान लो कि CH3COOH का, एसिटिक एसिड का, डन, जिसकी हम कंडक्टिविटी मेजर कर रहे थे यूजिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज 120 सेंटीमीटर, है ना, और एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पढ़ो इसको अच्छे से। कंडक्टेंस आपको दे दिया कि इतना है, सारी वैल्यूज नोट करना। पीएच आपको दे दिया, वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब आपने अगर इलेक्ट्रो पूरा पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, राइट। वो मैंने मेंशन भी कर रखा है कि लैम्डा मोलर इन्फिनाइट ऑफ दिस वीक मोनोबेसिक एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन इज Z इंटू 10 की पावर 2 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। Z क्या है? वापस पढ़ो और सोल्यूशन बताओ क्या होना चाहिए। एक बार ट्राई करो, ऐसे बिल्कुल देख लेने से और बिल्कुल ऐसे रैंडमली कि हाँ पता नहीं क्या दे रखा है, नहीं होता। इसको आप पेन पेंसिल लेकर जब तक सॉल्व नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन कभी होगा ही नहीं। डन, आप लिखो गिवन क्या है तभी क्वेश्चन होगा। जैसे अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ कि स्टूडेंट कैसे सॉल्व करता है इसको, तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट को इसका गिवन लिखना चाहिए कि क्या गिवन है ना। एक तो मुझे कंसंट्रेशन दे रखी है 0.0015 मोलर,
ना, इतना समझ में आया कि स्टार्टिंग में ये था। और क्या दिया है आपको? और बोल रखा है आपको नेक्स्ट में डिस्टेंस दे रखा है 120 सेंटीमीटर, 150 सॉरी, डिस्टेंस दे रखा है कितना था ये? 120 था, सॉरी 120 सेंटीमीटर्स, 120 सेंटीमीटर्स लेंथ दे रखी है। एरिया भी दे रखा है, एरिया कितना मेंशन है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर। डन। आगे क्या मेंशन है? कंडक्टेंस आपको दे रखा है जिसकी यूनिट है साइमन, करेक्ट है, 5 इंटू 10 की पावर -7, तो जी कंडक्टेंस हम कहते हैं 5 इंटू 10 की पावर -7 साइमन। आगे और क्या है? पीएच दे रखा है 4 है जी, ठीक है, पीएच दे रखा है 4 है, पीएच 4 है तो मेरे को दिमाग में आ गया H प्लस, अभी निकाल लेती हूँ, H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 मोलर है। ओके, वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इज 10 की पावर, देखो लैम्डा मोलर इन्फिनाइट इज z की पावर, z इंटू 10 की पावर 2, ये दे रखा है और पूछा है कि ये z क्या है। समझ गए क्या? ये क्वेश्चन है, अब देख लो इसको अच्छे से, है ना। और अब मुझे बताओ, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल एक्सपेक्टेड मान के चलना कि इनमें से कोई भी टाइप आपके एग्जाम में दिख सकता है। एनईटी में क्यों नहीं आ सकता? अच्छे से आ सकता है। मुझे बताओ क्या होगा, अब क्या करना चाहिए, क्या फॉर्मूला लगाऊं मैं, इस तक कहाँ से पहुंचूं लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। जो चीजें मुझे याद आ रही है इन सबको देख के, वो तो एक ही आ रही है कि k इक्वल्स टू जी जी स्टार, राइट, जहां पे g कंडक्टेंस होता है, g स्टार सेल कांस्टेंट होता है। ऐसे लिखते हैं कि k इक्वल्स टू g लेंथ बाय एरिया, इससे k आएगा, बट करें क्या k का, कोई यूज ही समझ नहीं आ रहा है ना, k का क्या यूज है। और पढ़ो कैसे आ सकता है ना, लैम्डा मोलर इन्फिनिट तक कहाँ पहुंच सकते हैं। तो देखो एक और बात, एक बेसिक बात और, कि अगर एक ये वीक वीक मोनोबेसिक वीक मोनोबेसिक एसिड दे रखी है, दैट इज CH3COOH, ये दे रखा है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि CH3COOH डिसोसिएट कैसे होता है। ये होता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, करेक्ट है ना। ऐसे हम लोग पढ़ते थे कि इसकी कंसंट्रेशन अगर C है, इसकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ओके, C में से 1 माइनस अल्फा, तो ये भी C अल्फा, ये भी C अल्फा। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि H प्लस कंसंट्रेशन पीछे है तो सही करना क्या है, बोलो रुको, H प्लस कंसंट्रेशन है C अल्फा और पीछे गिवन है कि वो 10 की पावर -4 है। अरे देखो ना, यहाँ लिखा था मैंने, ये pH 4 है, pH 4 है तो H प्लस कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 है, राइट, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे दिख रहा है कि अच्छा अल्फा आ सकता है यहाँ से कि 10 की पावर -4 अपॉन में कंसंट्रेशन, 10 की पावर -4 अपॉन कंसंट्रेशन कितनी है 0.0015, ओके, तो मेरे पास में अल्फा आ गया, डन है क्या, मेरे पास में अल्फा आ गया। अब सुनो नेक्स्ट स्टेप, बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। अब अगला स्टेप ये है कि मेरे को एक पता है बात कि अल्फा होता है लैम्डा मोलर C अपॉन लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, ये आप जानते हो कि नहीं, ऐसे होता है अल्फा डिफाइन, डन। अब अगर मेरे पास अल्फा भी है, अगर सपोज कर लो ये भी है, तो क्या ये नहीं आ सकता? आ सकता है। इट मीन्स लैम्डा मोलर इन्फिनाइट इज इक्वल्स टू लैम्डा मोलर C अपॉन में अल्फा, ये लो मैम, ऐसे आ जाएगा। मतलब हमें चाहिए लैम्डा मोलर इन्फिनाइट जो कि है z इंटू 10 की पावर 2, तो वो कब आएगा? वो आएगा जब लैम्डा मोलर C अपॉन लैम्डा मोलर इन्फिनाइट हो। ये अल्फा मैंने पीछे लिखा है, समझ पा रही हो क्या? लैम्डा मोलर इन्फिनाइट आएगा जब लैम्डा मोलर C अपॉन अल्फा हो, डन है। अल्फा मैंने पीछे लिखा है अभी अभी, डन। अब ये आपको कैलकुलेट करना है, ये कहाँ से लाएं, तो बोलना ये, इसको भी हम लोगों ने खूब पढ़ा है ना, बहुत पढ़ा है। लैम्डा मोलर C के बारे में भी हम लोगों ने बहुत पढ़ा है कि लैम्डा मोलर C के 3 फॉर्मूले होते हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, है ना, बेसिकली। नहीं तो देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, एक सेकंड सुनना, देखो ध्यान से, इसके फॉर्मूले आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखना। आप इसको बोलोगे कि लैम्डा मोलर C का, मैम आपने जो पढ़ाया था, जो पर्टिकुलरली मैंने पढ़ाया आपको, एक तो ये पढ़ाया था कि K अपॉन में M, आप इसको ऐसे लिखते हो। अब यूनिट्स कौन सी है वो चेक कर लो एक बार, देखो क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में देखो कहीं आपको यूनिट दे रखी है, ये रही 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इट मीन सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लगाना है, तो मैं क्यों ना डायरेक्टली लिखूं कि सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला वो तो कुछ इस तरीके से था, 1000 इंटू में K अपॉन में M, यानी क्या, ये मुझे निकालना है, कहाँ से आएगा, जब K होगा M होगा, M तो है मैम, इट मीन्स 1000 इंटू में K का पता नहीं और M मोलैरिटी 0.015 है, यानी क्या, ओके, बस के चाहिए कहीं से, तो के आप कहाँ से ला सकते हो, ये मैं शुरू में लिख रही थी, देखो अब के कहाँ से आ सकता है, कंडक्टेंस कितना है, ये रहा, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर -7, है ना, लेंथ कितनी दे रखी है 120 और एरिया क्या है 1, आराम से सॉल्व होगा, ये लो जी, ये आ गया के, समझ पाए क्या, ये आ गया के। जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, सुन रहा है, जिसने सारा पढ़ा है, सिर्फ वही रिलेट कर पाएगा, बाकी लोग नहीं, है ना, बाकी लोगों को लगेगा पता ही नहीं क्या चल रहा है ना। पढ़ोगे पूरा चैप्टर, आपको पता होंगी चीजें, तभी रिलेट होगा ये सब, डन।
तो ये आ गया k, दैट इज 5 इंटू 120 इंटू 10 की पावर माइनस 7, यहाँ जाके रख दो, इट इज 5 इंटू 120 इंटू 10 की पावर माइनस 7, डन है क्या? ये आ गया जी लैम्डा मोलर सी, परफेक्ट है, ओके। तो आप इस लैम्डा मोलर सी को यहाँ पुट करिए, डन है, कर लेंगे। और अल्फा जी आपने पीछे ही निकाला है, ये रहा। मैं ना पूरा पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास में अभी फिलहाल, तुम लोग अपने कैलकुलेशन खुद से भी किया करो, है ना, और प्लस इसको अच्छे से सॉल्व करना। 10 की पावर माइनस 4 अपॉन दिस वैल्यू, तो ये दी अल्फा को यहाँ पुट कर दो कि अल्फा है 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 0.0015, डन। इन दोनों वैल्यूज को ना, इन दोनों वैल्यूज को जब आप पुट कर दोगे तभी आपके पास में ये निकल के आ जाएगा। समझ पाए? बढ़िया क्वेश्चन था। मतलब आप पूरा लैम्डा मोलर सी से ये लाओ, ऐसे पुट करो, इसको सॉल्व करो, यहाँ पुट करो, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे आराम से लैम्डा मोलर इन्फिनाइट आपके पास में आ जाएगा। मुझे आप कमेंट में बताएंगे z की वैल्यू क्या आई। और इसका वैसे क्या दे रखा है कि जो z है, दे रखा है ना, देखो क्वेश्चन में ये दे रखा, क्वेश्चन में गिवन है इनके पास में कि जो लैम्डा मोलर इन्फिनाइट है वो z इंटू 10 की पावर 2 आ रहा है, तो z क्या है? तो आप सॉल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा z क्या है। तो बस आप सिंपली यहाँ से सॉल्व करना, मुझे बताना कि इसमें z क्या आ रहा है, ठीक है? कर लेंगे ना, सारा समझ गए हम लोग, ओके? चलिए, तो ये डन है, बढ़ते हैं अब आगे, है ना, ये क्वेश्चन ओवर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व करो, वही सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक ये सवाल है ना, इसको देखिएगा क्या होना चाहिए। अगर लाइव देख रहे हो तो मुझे इसका कमेंट में बताना आंसर क्या आना चाहिए। फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Zn से ZnSO4 एक्वस, और नेक्स्ट दे रखा है आपको CuSO4 से Cu, the concentration of Zn2 plus is 10 times the concentration, है ना, of Cu2 plus। क्या बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन जितनी इसकी है Zn2 प्लस की, वो 10 टाइम्स है कॉपर की। तो मतलब ये हो गया कि Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन, है ना। एक्सप्रेशन कौन सा करेक्ट है जी के लिए? ध्यान दो भाई, ध्यान दो, जी के लिए क्या करेक्ट है? जब ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट आपको दे रखा है, ओके, स्टार्ट करो, है ना, मैं भी सॉल्व कर रही हूँ इसको यहाँ। तो देखो मुझे क्या दे दिया, मैं इसको लिख दूँ एक बार, मुझे क्या दिया है, मुझे ये दे दिया कि Zn से Zn2 प्लस गए हैं और कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जा रहे हैं, डन है। और एक बोल दिया कि Q जिसे मैं कहती हूँ वो आएगा Zn2 प्लस अपॉन में कॉपर 2 प्लस, राइट, और वो चीज 10 है, ओके है। तो अब मुझे क्या पूछ लिया, जी बताओ। अब जी के लिए तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं मेरे पास, लेकिन मैं पहले ई निकाल लेती हूँ ना, मैं ई सेल निकाल लेती हूँ। रीजन बीइंग कि हमें पता है डेल्टा जी आता है आपके पास में माइनस NF ई सेल से, राइट है क्या? तो ये निकाल लेते हैं अपन, है ना, ये निकाल लेंगे तो जी भी आ जाएगा, एक्सप्रेशन ऑफ जी इन जूल पर मोल, हम लोग आराम से सॉल्व कर देंगे, करेक्ट है। तो एन की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन्स चेंज 96500, मुसीबत यही है कि ई सेल नहीं है, तो ई सेल आप कैलकुलेट करके ले आओ और यहाँ पे लिख देना, डन। चले आगे। तो ई सेल कैसे आएगा? ई सेल नर्स्ट इक्वेशन से आएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स, लॉग ऑफ क्यू वो तो 10 है, लॉग 10 1 होता है, हट गया। और ये आपको क्वेश्चन में शायद दे रखा है कि इट इज 1.1 वोल्ट, राइट। बोलना कि ये गिवन है क्या, तो लिखो कि 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन में 2, यही आ रहा है, इज इक्वल्स टू ई सेल, सही है। बस ई सेल मिल गया, खत्म कहानी, ई सेल मिल गया, डेल्टा जी निकालने चल। तो कहना डेल्टा जी आएगा माइनस का एन एफ को एफ ही रहने देते हैं, एन एफ ई सेल, और ई सेल है 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन में 2, सही है क्या? ऑप्शंस देखो क्या है, कुछ मैच हो रहा हो तो। ऑप्शन में जरा आर टी कर रखा है, आर टी 2.30 RT, तो फिर मतलब मैंने जो लिया ये 0.0591, ये मुझे आर टी में लेना चाहिए था, डन है। तो मैं यहाँ आर टी लिख देती हूँ, क्या ही जा रहा है हमारा, तो आर टी कर देते हैं, लिख देंगे, ये हो जाएगा कितना, आर टी अपॉन एन एफ और इनटू में 2.303 लॉग ऑफ, है ना, क्यू, और वो तो लॉग 10 तो 1 था, तो ये इतना हट जाएगा, आर टी में आ गया। तो ये हो जाएगा जी 2.303 RT बाय एन, एन इसमें कन्वर्ट कर लो ना, जा क्या रहा है हमारा, यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2.303 RT बाय 2F। अब देखो आप कुछ मैच हो रहा हो तो कौन सा करेक्ट आ रहा है, कुछ मैच होता दिख रहा है कि आपको? माइनस माइनस प्लस पूरा ही सॉल्व करवाएगा ये एग्जाम में। तो यहाँ लिखना, ये हो जाएगा माइनस का 2F इंटू में 1.1
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2.303 RT, बस इतना। ये मेरा करेक्ट आंसर दिख रहा है कि 2.303 RT और माइनस का 2F इंटू 1.1। अब आप देख लो कौन सा सही है ना। तो देखो हम भी इसको लिख दो ना, माइनस का 2.2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2.2F ना। इसको रीअरेंज करके लिख देती हूँ अच्छे से कि 2.303 RT माइनस का 2.2F। डन। स्टूडेंट हर कोई सॉल्व कर लेगा, ये क्वेश्चन इजी है ना। पहली बात तो आपको ये नहीं याद आएगा कि इसको कैसे लिंक करना है ना एग्जाम में, और जैम में डेल्टा जी पे बहुत बार पूछी हुई है चीजें। तो डेल्टा जी के याद रखना, डेल्टा जी के लिए डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई सेल, बस इसी से लिंक करना है। और ये जो ई सेल है, ई सेल कहाँ से आएगा, नर्स्ट इक्वेशन है ना, नर्स्ट इक्वेशन से आएगा, जहाँ पे ई नॉट आपको दे दिया और थोड़ा सा घुमाने के लिए 2.303 RT रख लिया। अपन डायरेक्टली लिख लेते ना 0.0591, वो नहीं लिखा। तो जब आप 591 में चलोगे तो ऑप्शन मैच नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा, इसलिए पहले ही ऑप्शन देख लेने चाहिए कि अच्छा ऑप्शंस में 2.303 RT चल रहा है तो वैसे चल लेते हैं। और थोड़ा सा ट्विस्ट कर डाल दिया कि जिंक की जो कंसंट्रेशन है वो 10 टाइम्स है, हम वैसे कर लेंगे, हो जाएगा। इजी था। जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से बैठेगा वो आएगा आपका सी वाला, माइनस आ रहा है बीच में, है ना। ओके है, सभी को कर लिया होगा, है ना, इजी था ये क्वेश्चन। चलो जी बढ़ते हैं आगे। एक सॉलिड क्वेश्चन, एकदम सॉलिड क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन वो है जो किसी से नहीं होना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो एक बार, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। एट 298 केल्विन, पढ़ लो एक बार अच्छे से, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और चैलेंज है आपको, आप एक बार सॉल्व करके देखो इसको खुद से, आपका आंसर सही आता है क्या, आंसर आता है, अप्रोच आती है क्या, ये तक बता दो बस, ठीक है। चलो, आंसर तो बहुत बड़ी बात हो गई। एट 298 केल्विन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज दिस। ठीक है, क्या समझ में आया, जो समझ में आ रहा है वो लिखते चलो। तो इतना पता चल रहा है कि CH3COOH है, वीक मोनोबेसिक एसिड है, ये टूटता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। डन। इसकी कंसंट्रेशन सी होती है, तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता। सी में से 1 माइनस अल्फा, तो सी अल्फा होता है। डन है। अब मुझे और क्या समझ में आ रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मतलब इनफिनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी होती है, दैट इज लैम्डा मोलर इनफिनाइट, है ना, यही है। कितना दे रखा है जी, कितना दे रखा है, 4 × 10⁻², तो 4 × 10⁻² साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यही दिया है क्या, मैच कर लो। हाँ सही। At 298 Kelvin, an aqueous solution of acid, degree of dissociation is alpha। बोल दिया इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, वो मैंने ऑलरेडी ले लिया है। ओके डन है, आगे। एंड मोलर कंडक्टिविटी इज दिस, मतलब जिसको हम कहते हैं किसी नॉर्मल कंसंट्रेशन पे वो कुछ y करके दे रखी है, y × 10⁻² साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। डन है। अब क्या बोला आपको, अब बोला है यहाँ तक क्वेश्चन मेरा ओवर है। अब एट 298 केल्विन अपॉन 20 टाइम्स डाइल्यूशन, ये अलग जा रहा है क्वेश्चन। अब 20 टाइम्स डाइल्यूशन कर दिया विद वाटर, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन बदल गई 3y × 10⁻², है ना। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन लैम्डा मोलर C ये चेंज हो चुका है, इसको C' कह देती हूँ। ये कितना हो चुका है, क्या ना, ये हो चुका है 3y × 10⁻²। और ये कब का है, क्या ना, ये है जब आपने डाइल्यूशन किया है, ये डाइल्यूशन पे इतना हो गया, ये इतना हो गया आफ्टर डाइल्यूशन। डन। और पूछा क्या है आपसे, वैल्यू ऑफ अल्फा क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आ रहा है यहाँ पे कहीं, है ना, अल्फा आ रहा है ना, इस अल्फा की वैल्यू क्या है ये पूछ लिया। क्वेश्चन समझ में आया क्या, बिल्कुल नहीं आया ना। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा था कि एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, ऐसे ऐसे डिसोसिएट हो गया, सब ठीक है। लैम्डा मोलर इन्फिनाइट दे दिया, लैम्डा मोलर किसी नॉर्मल कंसंट्रेशन पे दे दिया, यहाँ तक समझ रहे थे। अब बोला डाइल्यूशन हुआ और ये बदल गया। देखो इन्फिनाइट डाइल्यूशन तो मैक्सिमम कंडक्टेंस होता है, मैक्सिमम डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूशन इन्फिनाइट कर देते हो ना, उसके बाद में कंडक्टेंस नहीं बदलता, वो फिक्स हो जाता है, वो मैक्सिमम होता है। तो ये तो नहीं बदला, इसके लिए तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। लेकिन ये बोला कि किसी नॉर्मल कंसंट्रेशन वाला तो अलग होगा ना, तो वो चीज अलग हो गई। इट मींस लैम्डा मोलर इन्फिनाइट इज सेम, तो यहाँ बिफोर डाइल्यूशन भी सेम है, आफ्टर डाइल्यूशन भी सेम। वो ये बदला है कौन, सी वाला। इट मीन सी वाला कौन होता है, किसी नॉर्मल कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो बदल गया। डन। तो अब इसको देखो कैसे समझना था। अगर आप ऐसे लिखते हो इसको कि यहाँ से के ए निकाल लेते हैं, के ए क्या होता है, सी अल्फा, है ना, सी अल्फा अपॉन सी 1 माइनस अल्फा, ऐसे लिखते हो ना। अब आप क्या करते हो यूजुअली, ये ऐसे उड़ा के और ये ऐसे लिखते हो कि के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, हम ऐसे लिखते हैं ना। अब इस 1 माइनस अल्फा को हम उड़ा देते हैं क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है, तो ये वैल्यू हम उड़ा देते हैं और जनरली ऐसे लिख देते हैं कि के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, है ना। 1 माइनस अल्फा वाली वैल्यू बोलते हैं अल्फा वेरी वेरी स्मॉल, उसको उड़ा देते हैं और डायरेक्टली के को इसके इक्वल कर देते हैं। सही है।
डन। यूजुअली हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, बट यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको है, क्योंकि हम आगे डाइल्यूशन की भी बात कर रहे हैं। और एक बात समझना, देखो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से मैं आपको ये समझाती हूँ कि जब आप वीक की बात करते हो, किसी वीक एसिड की बात करते हो, उसके केस में हम लोग कहते हैं कि जनरली कैसे समझाया जाता है कि के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर समझाते हैं, और फिर हम लोग बोलते हैं के बाई सी इक्वल्स टू अल्फा। डन है ना। अब अगर आपको कोई कहे कि डाइल्यूशन हुआ है, तो डाइल्यूशन हुआ है इट मीन्स वॉल्यूम बढ़ी है, वॉल्यूम बढ़ी है, कंसंट्रेशन घटा है। डन है ना। और कंसंट्रेशन घटेगा, जब ये कम होगा तो अल्फा तो बढ़ेगा ना, अल्फा बढ़ेगा। तो जो आप 1 माइनस अल्फा में से अल्फा को इग्नोर करते थे, वो इग्नोर नहीं होगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि डाइल्यूशन के साथ साथ अल्फा बढ़ता है, तो अल्फा को इग्नोर मत करो। यहीं पे यही गलती होनी है आपकी, बस जो होनी है। डन। तो अल्फा इग्नोर नहीं होगा, और ना ही आपको यहाँ पे अल्फा को इग्नोर करना है, क्योंकि अल्फा के बारे में वैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कितना छोटा है, क्या है, तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसको रखना है। तो एक तो मेरे पास में ये चीज सेट हो रही है ना। अब के तो सेम होता है, इसकी वैल्यू थोड़ी बदल जाती है। एक तो मेरे पास में ये आया। अब एक बात समझना आप, नेक्स्ट बात मेरी, नेक्स्ट बात ये है कि जब डाइल्यूशन हुआ तो ये कोई अल्फा डैश बना, कोई नया अल्फा है। मैंने बोला ना डाइल्यूशन के बाद में डिसोसिएशन बढ़ जाता है, अल्फा बढ़ जाता है। तो जो अल्फा बढ़ रहा है उसके साथ साथ के का फॉर्मूला आया कि सी अल्फा डैश का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा डैश। डन। अब के तो दोनों जगह सेम है, ये भी के की इक्वेशन है ना, ये भी के की इक्वेशन है, और पीछे ये भी के की इक्वेशन है। दोनों को इक्वेट कर दें, दोनों को आप इक्वेट कर दोगे तो यहाँ से ऐसे लिख देना कि सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा विल बी इक्वल्स टू, सी तो सेम ही रहेगा ना दोनों जगह, कंसंट्रेशन नहीं सेम रहेगी, यही तो गलती है। कंसंट्रेशन भी सी डैश होगी, क्योंकि डाइल्यूशन करते हैं, अभी पीछे देखो सारी बात समझाइए, कि जब आप डाइल्यूशन करते हो, ये कि जब आप डाइल्यूशन करते हो तो कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन करते हो वॉल्यूम बढ़ती है, कंसंट्रेशन घटती है, कंसंट्रेशन भी सेम नहीं है। डन। कंसंट्रेशन इज नॉट सेम। अब आप इसमें ये चेक करना कि 20 टाइम्स डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन, वॉल्यूम बढ़ रही है 20 टाइम्स, तो कंसंट्रेशन 20 टाइम्स कम हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी। समझ पा रहे हो? सी डैश विल बी सी बाय 20 की उसका 120 टाइम्स लेसर हो जाएगी। राइट। तो 20 टाइम्स कंसंट्रेशन डाइल्यूशन के साथ घट जाएगी। एक तो ये बात कि सी डैश भी सी नहीं है, सेम नहीं है, वो भी बदल गई, वो कम हो गई। डन। एक तो ये वाला पॉइंट। और इसमें क्या करना है, दोनों के वाली वैल्यूज को आप इक्वेट कर दो कि सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा सी अल्फा डैश स्क्वायर, सी डैश अल्फा डैश स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा डैश, अल्फा डैश। डन। इन दोनों को इक्वेट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। बट मैम हमें ये तो पता ही नहीं है अल्फा और अल्फा डैश में रिलेशन क्या है। देखो इनमें आपस में रिलेशन है, कैसे, ध्यान से समझना। अल्फा आपके पास में क्या होता है, लैम्डा मोलर सी बाय लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। बिफोर डाइल्यूशन की कंडीशन की बात कर रही हूँ, बिफोर डाइल्यूशन लैम्डा मोलर सी कितना था, है ना, लैम्डा मोलर सी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको y इंटू 10⁻², और ये दे रखा है 4 इंटू 10⁻²। डन। ये कट गया तो ये आ रहा है y/4, क्या आ रहा है, ये अल्फा, अल्फा आ रहा है y/4। डन। अब एक बार अल्फा डैश भी ऐसे कहीं यहाँ साइड में निकाल रही हूँ, अल्फा डैश आफ्टर डाइल्यूशन अल्फा डैश है, बदल गया अल्फा, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो गया, इंप्रूव हो गया, बढ़ गया, तो अल्फा डैश बोल रहे हैं। अल्फा डैश क्या आया, बोला लैम्डा मोलर सी बाय लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। मुझे बताओ लैम्डा मोलर सी आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन क्या है, पढ़ो यहाँ पे सब दिया है। ये बोल रखा है मोलर कंडक्टिविटी अब 3y है, तो ये 3y इंटू 10⁻², और लैम्डा मोलर इन्फिनाइट तो सेम रहेगा, इट मीन्स 4 इंटू 10⁻²। ये कट गया, ये भी कट गया। y/4 क्या है, ना y/4 ये लिखा, y/4 एक्चुअली अल्फा है, तो कहना अल्फा डैश इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। समझ पाए, ये रिलेशन मिल गया मुझे, थोड़ा जल्दी समझाया बट समझ जाना है, इसको एक बार वापस देखना कि अल्फा डैश मेरे पास में y/4 तो अल्फा है, तो y/4 अल्फा लिखा और 3 का 3 अल्फा डैश आ गया, 3 टाइम्स अल्फा। इट मीन्स इस इक्वेशन में जाके आप अल्फा डैश की जगह क्या लिख सकते हो, 3 टाइम्स अल्फा। तो सब अल्फा अल्फा हो गया। अब देखो ये सी है, ये अल्फा है ही, और यहाँ पे भी सी डैश अल्फा, अल्फा डैश क्या निकला, अल्फा डैश निकला 3 टाइम्स अल्फा, तो ये हो गया इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3 टाइम्स अल्फा, सब अल्फा हो गया, बस अल्फा ही तो कैलकुलेट करना है। समझ गए? आफ्टर कैलकुलेशन ये आंसर कुछ आई गेस कितना आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। आफ्टर कैलकुलेशन ये आपके पास में 0.22 आ जाएगा, है ना। आप लोग चेक करिएगा कि आंसर आपका सही आ रहा है क्या। इस क्वेश्चन, एक बार में इक्वेशन समझ में नहीं आना, बट जिसके आ गया उसको बहुत बेस्ट समझ में आएगा कि जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं अल्फा इंप्रूव होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। तो 20 टाइम्स डाइल्यूशन कर रहे हो, 20 टाइम्स कंसंट्रेशन कम, अल्फा इंप्रूव हो गया तो अल्फा तो इंक्रीज हो गया, तो अल्फा डैश हो गया।
समझ पाए? ऐसे करके काम करना है। और अल्फा डैश और अल्फा में रिलेशन है, कैसे निकाला? इससे कि अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा मोलर सी बाय लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। डन है क्या? और ये चेंज नहीं हो रहा। डन। ट्राई करना एक बार इसको खुद से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना? आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, समझ में आए और कुछ नया सीखो, ना? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। सारे कंसेप्ट रिवाइज करते रहे और क्वेश्चन प्लीज सॉल्व करें। चलो, बाय बाय, टेक केयर।